ये कहानी है मुरादाबाद शहर की, जहाँ शहर के आखिरी छोर पर रहती थी चंपा। चंपा लोगों के घरों में काम करके अपना जीवन यापन किया करती थी। उसकी 5 साल की बेटी भी थी जिसका नाम था नैना। वो नैना से बहुत प्यार करती थी। मम्मी, मैं स्कूल कब जाऊंगी? अरे तू क्या करेगी स्कूल जाकर? पढ़ूंगी लिखूंगी। क्या करेगी पढ़ लिख कर? तुझसे झाड़ू लगाने को कहा था, लगा दी? हाँ माँ, मैंने सारा काम कर दिया। मुझे स्कूल जाने दो ना, मुझे भी बाकी बच्चों की तरह पढ़ना है। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अरे चंपा, पास के चुंगी वाले स्कूल में नाम लिखवा देना नैना का। वो सरकार की तरफ से फ्री है, वरना अगर उन्हें पता चला कि तुम बच्ची को नहीं पढ़ा रही हो तो तुम पर कार्रवाई हो सकती है। आजकल तो बड़े चोंचले हैं, पहले जमाने में सही था, लड़कियां अपने घर का काम करती थी सिर्फ। मजबूरन अगले दिन जाकर चंपा ने नैना का एडमिशन करवा दिया। अब कल से तू स्कूल जाएगी, लेकिन एक बात याद रखना। क्या मम्मी? कभी किसी अनजान इंसान से मत बात करना। कोई अजनबी मिले और वो कोई तुझे चीज दे तो मत खाना बिल्कुल। ठीक है मम्मी, नहीं खाऊंगी। और हाँ, घर का काम ना छूटना चाहिए स्कूल के चक्कर में। नहीं छूटेगा माँ। शाम का वक्त था, सूरज ढल रहा था और चंपा अपनी छोटी सी झोपड़ी में बैठकर नैना के लिए स्कूल की ड्रेस पर इस्त्री कर रही थी। तभी राधा फिर से आ गई। चंपा रसोई में जाती है और 2 कप चाय तैयार करती है। फिर दोनों सहेलियां चाय की प्याली लेकर चौखट पर बैठ जाती हैं। तो अब तो तू स्कूल वाली मम्मी बन गई है। हाँ, बहुत दिन से पीछे पड़ी थी नैना, मेरे तो ये सब समझ में नहीं आता। हाँ वो तो है। अच्छा खैर, अब मेरा एक पुराना हिसाब तो बाकी है। क्या मतलब? याद है ना, तूने मुझसे कुछ साल पहले 5,000 रुपए लिए थे, अब तक 1 रुपया न दिया। हर बार बहाने बना देती है। राधा, तू जानती है ना मेरी हालत कैसी है। कभी नैना बीमार पड़ गई, कभी काम छूट गया, अब किसी तरह उसका एडमिशन कराया है। बस थोड़ा वक्त और दे दे, लौटा दूंगी ना तुझे। तू हमेशा अपनी मजबूरी गिनवाती रहती है, मेरी सुनती है कभी? मैं भी अकेली हूँ, घरों में झाड़ू पोंछा करती हूँ, मेरे भी सपने हैं। माफ कर दे राधा, मैं जल्दी तुझे सब लौटा दूंगी। मेरी बच्ची बीमार है चंपा, उसका इलाज कराना है, अब तो दे दे। हाँ हाँ दे दूंगी। राधा तुनक कर उठती है और बिना कुछ कहे चली जाती है। फिर अगले दिन सुबह स्कूल जाते वक्त नैना कहती है, मम्मी, मेरे स्कूल में सब बच्चे रंग बिरंगे अच्छे अच्छे बैग लेकर आते हैं। मेरा थैला तो गंदा सा है, मुझे भी नया बैग चाहिए। बेटा वो तो बहुत महंगे होते हैं, जब पैसे होंगे तो दिला दूंगी। पर कुछ नहीं, चुपचाप स्कूल जाओ। नैना उदास होकर स्कूल जाती है, लेकिन उस दिन स्कूल के बाहर एक लंबा काला कोट पहने एक आदमी खड़ा होता है। अरे बेटिया सुनो। कौन हो आप? मैं कौन हूँ ये जरूरी नहीं, पर मैं रोज देखता हूँ कि तुम रोज ये थैला लेकर आती हो। क्या तुम्हें बैग नहीं पसंद? नैना को मम्मी की बात याद आती है, कभी किसी अजनबी से मत बात करना, और वो जाने लगती है। अच्छा, अगर मैं तुम्हें एक नया बैग दिला दूं तो? बिल्कुल वैसा जैसे तुम्हारे स्कूल के बाकी बच्चों के पास है। सच्ची? हाँ बेटिया, चलो पास की दुकान तक चलते हैं। नैना उस अजनबी के साथ चल पड़ती है और जाकर बैग ले लेती है। कैसा लगा? बहुत अच्छा, अब मैं सबकी तरह बैग लेकर जाऊंगी, मजा आएगा। हाँ बच्ची, चलो अब जाओ। नैना वहाँ से स्कूल चली गई और फिर जब शाम ढली तो नैना स्कूल से लौटकर घर में दाखिल हुई। उसके हाथ में रंग बिरंगा चमचमाता नया बैग था। जैसे ही चंपा की नजर उस बैग पर पड़ी, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। ये बैग? नैना,
तुझे कहाँ से मिला? स्कूल के बाहर एक अंकल मिले थे, उन्होंने दिला दिया। क्या? एक अजनबी ने? मैंने तुझे कितनी बार समझाया किसी अजनबी से बात मत करना, और तू उससे बैग भी ले आई। मम्मी वो बहुत अच्छे थे, बोले मैं रोज पुराना थैला लाती हूँ तो बैग दे दिया। अच्छा, अब तुझे अच्छे बुरे की समझ आ गई। कौन था वो? नाम पता कुछ बताया? नहीं मम्मी, कुछ नहीं बताया, बस दिया और चले गए। चंपा का चेहरा डर और गुस्से से तमतमा उठा। उसकी सांसें तेज हो गईं। सुन ले नैना, अगर वो आदमी दोबारा दिखे तो ये बैग ले जाकर वापस दे देना, और दोबारा उससे बात की तो देखना मैं क्या करूंगी। ठीक है मम्मी। अगले दिन नैना स्कूल गई, लेकिन वो अजनबी उसे नहीं मिला। लेकिन परसों स्कूल के बाद फिर वही लंबा काले कोट वाला आदमी स्कूल के बाहर खड़ा था। अरे बिटिया, बैग कैसा लगा? अच्छा लगा, पर मम्मी ने बोला है आपको वापस देना। अरे बैग बाद में ले लूंगा, पहले ये बताओ आइसक्रीम खाओगी? नैना की आंखें चमक उठीं। आइसक्रीम जो उसने कभी खाई ही नहीं थी, लालच ने मासूमियत पर जीत पाली। हाँ। अजनबी उसे पास की दुकान पर ले गया, सबसे बड़ी चॉकलेट आइसक्रीम दिलाई। नैना तो जैसे किसी सपने में थी। वो खुशी से उछलती रही और बैग वापस देने की बात भूल गई। चलो अब घर जाओ, मैं फिर मिलूंगा। अच्छा? अंकल आपका नाम क्या है? तुम मुझे अजनबी अंकल कह सकती हो, ठीक है? ठीक है अजनबी अंकल, बाय बाय। घर आकर नैना ने सब उगल दिया। मम्मी आज मैंने आइसक्रीम खाई। क्या? किसके साथ? वही अजनबी अंकल के साथ। नैना तू सुधरेगी नहीं क्या? मैं तेरे भले के लिए मना करती हूँ, और तू अगर अगली बार उससे बात की ना तो मैं तुझे ऐसा पीटूंगी कि तू याद रखेगी। नैना डर के मारे सिमट गई, लेकिन कहीं न कहीं उसे वो अजनबी अच्छा लगने लगा था, क्योंकि वो उससे प्यार से बात करता था, मिठास से बोलता था, जैसे उसका कोई अपना हो। और फिर एक दिन सब बदल गया। नैना स्कूल तो गई, पर छुट्टी के बाद वापस नहीं आई। चंपा की सांसें थम गईं। 4 बजे, 5 बज गए, 6 भी बज गए, नैना नहीं आई। हे भगवान, मेरी बच्ची, कहीं वो अजनबी उसे किडनैप करके तो नहीं ले गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शाम ढलने लगी थी, सन्नाटा गहराता जा रहा था। चंपा लगभग पागल हो चुकी थी, और नैना खिलखिलाती हुई अंदर दाखिल हुई। नैना, तू कहाँ चली गई थी? मम्मी आज मैं अम्यूजमेंट पार्क गई थी, झूले लगे थे गोल गोल। किसके साथ? अजनबी अंकल मुझे ले गए थे। तुझे कितनी बार कहा उससे मत मिलना, तू मेरी एक नहीं सुनती। आज तो तूने मेरी जान ही निकाल दी। अरे मम्मी, मैंने क्या कर दिया? चंपा उसके 2 जोरदार थप्पड़ मारती है। नैना बुरी तरह रोने लगती है कि तभी बाहर से राधा दौड़ती हुई आती है। चंपा, क्या हुआ? क्यों मार रही है बच्ची को? तू ही बता राधा, मैं इसे रोज समझाती हूँ, लेकिन ये रोज उस अजनबी से मिलती है। आज तो बिना बताए पार्क चली गई। अरे ओ पगली, बच्ची है, उसे क्या पता कौन है अच्छा है कौन बुरा है। तो मारने की बजाय उस आदमी का पीछा करना, देख कौन है वो, क्या चाहता है। हाँ, तू सही कह रही है, अब यही करना पड़ेगा। अगली सुबह उसकी आंखों में वो ममता नहीं थी जो रोज नैना को स्कूल भेजते वक्त चमकती थी। आज उसमें चिंता थी, डर था। आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस अजनबी को देखे बिना लौटूंगी नहीं। मम्मी क्या हुआ? कुछ नहीं, जल्दी जा और सीधे स्कूल जाना, कहीं और मत रुकना। नैना स्कूल की ओर बढ़ गई। उसके पीछे कुछ दूरी पर चंपा ने अपनी चुन्नी कसकर बांध ली और चुपचाप उसका पीछा करने लगी। पर स्कूल के बाहर कोई अजनबी नहीं था। चंपा छिपकर घंटों बैठी रही, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अगले दिन फिर वही सिलसिला। नैना स्कूल गई, चंपा ने पीछा किया, लेकिन वो आदमी नहीं दिखा। आ क्यों नहीं रहा है? 1 हफ्ता बीत गया। उसने राधा को ये बात बताई। राधा, मैं थक गई हूँ, हर रोज जाती हूँ, बैठती हूँ, छिपती हूँ,
पर वो नहीं आता। हो सकता है उसने तुझे देख लिया हो और अब वो छिप रहा हो, और शायद वो तुझे जानता हो और तुझसे बच रहा हो। हाँ, तो राधा एक काम कर, कल तू मेरी बेटी का पीछा करना। अगर वो अजनबी मिले तो मुझे फोन करना और पुलिस को भी बता देना। ठीक है, कल मैं जाऊंगी, देखती हूँ कौन है ये छुपा रुस्तम। अगले दिन राधा छिपकर नैना का पीछा करती है। नैना स्कूल जाती है और छुट्टी के समय जब वो बाहर निकलती है तभी दूर से वही अजनबी आता दिखाई देता है। लंबा संजीदा चेहरा, वही काला कोट। अरे बिटिया, कैसी हो? अंकल। आज स्कूल से सीधे मेरे घर चलोगी? मम्मी मानेगी नहीं। बस थोड़ी देर की बात है। झूले हैं, चॉकलेट है और हाँ, आइसक्रीम भी। नैना का मन पिघल गया। वो मुस्कुराते हुए उसके साथ चल दी। राधा दूर से ये सब देख रही थी। अजनबी एक आलीशान बंगले के बाहर आकर रुका। बड़ा सा गेट, संगमरमर की सीढ़ियां और बगीचे में खिले महंगे फूल। राधा के लिए ये सब किसी सपने के जैसा था। ये तो कोई अमीर आदमी लगता है, पर ये नैना को क्यों लेकर आया है? राधा दौड़ते हुए वापस चंपा के पास गई। चंपा, जल्दी चलो, मैं तुम्हें उस आदमी का घर दिखाती हूँ। चलो, पुलिस को भी फोन कर दिया है। दोनों भागती हुई इस बंगले के पास पहुंची, लेकिन जैसे ही चंपा ने वो घर देखा, उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और सांसें अटक गईं। ये तो उसी वक्त गेट खुला और वही अजनबी नैना का हाथ पकड़े हुए बाहर निकला। नैना, इधर आ। चलो चंपा, उसके पास चलते हैं, बेटी को वापस लाना है। लेकिन चंपा का पैर एक कदम भी नहीं बढ़ा। ये औरत मेरे पास नहीं आएगी, क्योंकि इसके दिल में चोर है। ये एक वक्त पर मेरे घर में काम करती थी। क्या? 4 साल पहले राजीव और सोनिया एक खुशहाल दंपत्ति थे। उनका एक ही सपना था, एक प्यारा सा बच्चा। राजीव, मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या कहा? अरे वाह, ये तो सबसे बड़ी खुशखबरी है। उसी दौरान चंपा भी उन्हें बताती है कि वो गर्भवती है। मालिक, मैं भी मां बनने वाली हूँ। अरे वाह, घर में दो खुशखबरियां। लेकिन चंपा, अब काम मत करो, तुम आराम करो, हम कोई और मेड रख लेंगे। नहीं मालिक, मैं काम छोड़ूंगी नहीं। आपकी सेवा करना मेरा फर्ज है। चंपा काम में लगी रही, लेकिन छठे महीने के दौरान एक दिन सफाई करते वक्त वो सीढ़ियों से गिर पड़ी। बचाओ, बचाओ! चंपा, क्या हो गया? उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि उसका गर्भपात हो गया है। अफसोस, बच्चा बच नहीं पाया। चंपा बिलख बिलख कर रोने लगी। तुम लोग जिम्मेदार हो। मैंने कहा था कि काम मत करवाओ, फिर भी कराया। तुम लोगों की वजह से मेरा बच्चा मरा है। लेकिन चंपा, हमने तो मना किया था, तुम ही जिद कर रही थी। हम कैसे जिम्मेदार हैं? तुमने अपनी मर्जी से किया सब। इन सारी बातों के बाद राजीव और सोनिया अपने घर चले गए। और फिर कुछ समय बाद सोनिया की बेटी पैदा हुई। पर जब सोनिया अस्पताल से घर लौटी तो चंपा बधाई देने आई और मौका देखकर बच्ची को अपने साथ ले गई। राजीव ने पूरा शहर छान मारा, हर थाने में रिपोर्ट लिखवाई। मेरी बच्ची मुझे चाहिए। कोई उसे ढूंढो, कोई उसे ढूंढो। राजीव, तुमने चंपा को हमारे घर आने ही क्यों दिया? मुझे मेरी बच्ची चाहिए किसी भी हाल में। लेकिन चंपा का कोई अता पता नहीं था, न कोई फोटो, न कोई असली नाम। क्या हमारी बेटी कभी वापस नहीं आएगी?
4 साल गुजर गए, दर्द बढ़ता गया, उम्मीदें मरती गईं। लेकिन एक दिन किसी ने सोनिया के दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? मैं राधा हूँ, चंपा की पुरानी सहेली। मैं जानती हूँ तुम्हारी बेटी कहाँ है। क्या? तुम कैसे जानती हो? क्योंकि उसने मुझसे कभी नहीं छुपाया। मैं ही थी जो उसे जानती थी, पहचानती थी। और यहीं से सच्चाई का पर्दा उठने लगा। तूने इन्हें सब कुछ बता दिया? तुझे तो मैंने मदद के लिए बुलाया था, तुझसे सब बांटा था, और तूने मुझे धोखा दे दिया। क्योंकि तूने भी मुझे धोखा दिया चंपा। मेरे पैसे आज तक न लौटाए और इस चक्कर में मेरी बच्ची मौत के मुंह तक पहुंच गई। मुझे पैसों की नहीं पड़ी है, पर मेरी बच्ची को उस हद तक पहुंचाने के लिए तुझे सजा मिलनी चाहिए। तूने दोस्ती का गला घोटा है, इसलिए अब तेरे राज खोलने का वक्त आ गया है। चंपा भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी पुलिस की गाड़ी आकर रुकती है। पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। नहीं, ये अन्याय है। इस आदमी ने मेरे साथ गलत किया था, इसका ही तो कसूर था। मेरा बच्चा मर गया और इसने मुझे मुआवजा तक नहीं दिया। इस देश का कानून भी मेरी मदद नहीं कर सका, तो क्या मैं भी बदला ना लूं? फिर से कहानी गढ़ रही हो। हमें सब सच पता है। डॉक्टर साहब, सामने आइए। वो डॉक्टर सामने आया जिसने चंपा का इलाज किया था। देखिए, चंपा को चोट लगी थी, लेकिन असल बात यह है कि वो कभी गर्भवती थी ही नहीं। उसने मुझे झूठ बोलने के लिए पैसे दिए थे। बोल रही थी कि जब मुआवजा मिलेगा तो और दूंगी। ये बड़ी कमीनी है तू। और सच तो ये है कि इसकी शादी भी नहीं हुई कभी। बच्चा कहाँ से होगा? अब तक चंपा का झूठ पूरी तरह नंगा हो चुका था। तो चाहती क्या थी? तूने मेरी बेटी को क्यों अपने पास रखा? सच सच बताओ। मैंने सोचा था कि एक दिन अचानक आ जाती और कहती कि राजीव ने मेरे साथ दुष्कर्म किया था और ये बच्ची उसी की औलाद है। क्या? फिर डीएनए टेस्ट होता और बच्ची तुम्हारी निकलती तो मैं कानूनी रूप से दावा करती, तुम्हारी प्रॉपर्टी में हिस्सा लेती। तुमने हमारी मासूम बच्ची को अपने प्लान का हिस्सा बनाया। तुम जानती भी हो एक माँ की तकलीफ क्या होती है जब उसकी बच्ची उससे छिन जाती है। पुलिस चंपा को गाड़ी में बिठाती है। वो अब भी रो रही थी, लेकिन अब उसके आंसुओं में कोई ताकत नहीं थी, सिर्फ पछतावा था शायद। मम्मी, मम्मी। बेटा, अब मैं तुम्हें कभी नहीं दूर होने दूंगी। अब कोई तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकता। अब तू हमारे साथ रहेगी हमेशा के लिए। मेरी मम्मी। वो तुम्हारी मम्मी नहीं है, मैं हूँ। हम अजनबी नहीं है बेटा, अपने हैं। 4 साल बाद एक टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ गया और एक मासूम बच्ची को उसके सच्चे माँ बाप वापस मिले। लेकिन चाहे स्वार्थ के लिए किया हो, पर चंपा भी कहीं न कहीं नैना के साथ ममता के बंधन में बंध गई थी।